दोस्तों, यह कहानी है बीकानेर की। बीकानेर में हर तीसरे साल काल और हर 8वें साल भयानक अकाल पड़ता था, जिसे पूर्ण अकाल कहा जाता था। और जब इसी क्षेत्र में अकाल पड़ता तो अक्सर यहाँ के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए अपने पशुओं को साथ लेकर हरे भरे स्थान पर चले जाया करते थे। उस साल जब यहाँ पर भयानक अकाल पड़ा था, उस वक्त बीकानेर के पिंगल ठिकाने के राजा हुआ करते थे। राजा पिंगल, जिनकी एक 1.5 साल की पुत्री थी जिसका नाम था मरवण, जिसे सभी प्यार से मारू कहकर बुलाया करते थे। अब इस अकाल के चलते राजा पिंगल अपनी पुत्री पत्नी और पूरे परिवार के साथ साथ अपने पशुओं को लेकर मालवा के नरवरगढ़ ठिकाने के राजा नल के पास निकल पड़ते हैं। राजा नल राजा पिंगल के परम मित्र थे। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात नरवरगढ़ राजा नल के पास राजा पिंगल पहुंच जाते हैं। और जैसे ही राजा पिंगल राजा नल के पास पहुंचे तो राजा नल अपने मित्र को देखकर बेहद ही खुश होते हैं और उन्होंने राजा पिंगल का खूब आदर सम्मान किया। मनोहारी कि अब राजा पिंगल भी वहीं पर अपने परिवार के साथ रुकते हैं। और इस दौरान दोनों ने काफी समय नरवर में साथ बिताया और मजे मजे में दिन कब गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन राजा पिंगल और राजा नल एक साथ बैठे बातचीत कर रहे थे तो राजा पिंगल का एक दूत राजा पिंगल के पास आता है और उन्हें संदेश देता है कि महाराज, बीकानेर में बरसात हो गई है और अकाल का समय खत्म हो गया है। अब आपको यहां से विदाई लेनी चाहिए। यह सुनकर राजा पिंगल प्रसन्न हुए, लेकिन अब जैसे ही यह संदेश राजा नल सुनते हैं तो वह विचलित हो उठते हैं। मित्र, आप चले जाएंगे तो यह प्रासाद फिर सूना हो जाएगा। मुझे डर है आप लौटकर मुझे भूल ना जाए। लेकिन इसी चिंता के बीच राजा नल की नजर राजा पिंगल की 1.5 साल की पुत्री मरवण यानी कि मारू पर पड़ती है, जो राजा नल के 3 साल के बेटे शाल कुमार, जिसे प्यार से ढोला कहते थे, उसके साथ खेल रही थी। जैसे ही राजा नल ढोला और मारू को एक साथ देखता है तो वह तुरंत ही पिंगल को अपनी बेटी मारू का विवाह ढोला के साथ करवाने का प्रस्ताव रख देता है। मित्र पिंगल, क्यों ना हम इस मित्रता को रक्त से नहीं रिश्ते से बांध दें। मेरे पुत्र ढोला का विवाह आपकी पुत्री मारू से कर दें। यह तो सौभाग्य की बात है। दोनों बालक स्वर्ग से भेजे गए हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हमारी मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाएगी। 1.5 साल की मारू और 3 साल के ढोला की बालपन में ही विवाह हो जाता है, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में फैल गई। यह शादी उस वक्त क्षेत्र की सबसे बड़ी शादी बन गई थी। लेकिन ढोला और मारू की कम उम्र होने के कारण यह एक बाल विवाह था, जिस कारण मारू को अपने ससुराल नहीं भेजा गया। राजा पिंगल, जब ढोला जवान होगा तब मारू को अपने ससुराल नरवरगढ़ ले जाएगा, तब यह मिलन सच्चा कहलाएगा। अब इसी सोच के साथ राजा पिंगल शादी के पश्चात मारू को अपने साथ जांगल प्रदेश पुंगल ले आता है। वर्ष बीतते गए। वर्ष बीतने के साथ ही ढोला जवान हो गया, वीर और तेजस्वी राजकुमार बना। मारू भी अब कुसुम सी सुंदर युवती हो गई और अब मारू को भी पता लग गया था कि मारू की शादी बचपन में नरवरगढ़ के राजकुमार ढोला के साथ हो गई थी। उसकी आंखों में सपना था एक दिन उसका पति ढोला आएगा और उसे अपने साथ अपने राजमहल नरवर ले जाएगा। अब मारू ढोला के इंतजार में एक एक दिन बड़ी ही मुश्किल से कट रहा था। इधर ढोला बीतते समय के साथ सब कुछ भूल गया था कि उसकी शादी मारू के साथ हुई थी, क्योंकि राजा नल जो इस शादी के साक्षी थे उनका देहांत हो गया था। समय बीतता गया। अपने प्रदेश में मारू, जहां राजा नल के बेटे ढोला का इंतजार कर रही थी, पर वहीं ढोला ने मालवा के दूसरे ठिकाने की राजकुमारी मालवणी से शादी कर ली और शादी के पश्चात ढोला अपने कामकाज में व्यस्त हो गया और अब ढोला और मालवणी खुशी खुशी से रह रहे थे। लेकिन इस बात से बेखबर मारू अब भी ढोला का इंतजार कर रही थी। मारू, कभी तो ढोला आएगा। रेत की यह धरती भी उसके पग चिन्हों को तरस रही है। ढोला की याद में मारू उदास रहने लगी और तभी एक दिन जब मारू अपने कक्ष में उदास बैठी रो रही थी तो उस पर नजर पड़ती है मारू के पिता राजा पिंगल की। तो मारू का यह हाल देखते ही राजा पिंगल समझ जाते हैं कि अब जल्द ही नरवरगढ़ के राजा ढोला को मारू को ले जाने का संदेश पहुंचाना होगा। और एक दिन राजा पिंगल अपने एक दूत को बुलाता है और उसे एक संदेश देता है कि वह यह संदेश नरवरगढ़ ले जाए और राजा नल के बेटे ढोला को दे आए। उसी वक्त वह दूत राजा पिंगल का संदेश लेकर निकल पड़ता है नरवरगढ़ की ओर।
लेकिन वह जैसे ही नरवरगढ़ पहुंचा तो उसे पता चलता है कि राजा ढोला राज्य में नहीं है। तो वह दूत राजा पिंगल का वह संदेश वहीं राजा ढोला के लिए छोड़ देता है। लेकिन यह संदेश ढोला की पत्नी मालवणी के हाथ लग जाता है, और जैसे ही मालवणी अपने कक्ष में जाकर वह संदेश पढ़ती है तो यह संदेश पढ़ते ही उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है कि राजा पिंगल ने ढोला के लिए यह संदेश भिजवाया है कि वह उनकी पुत्री मारू को जल्दी पुंगल से ले जाए। अब मालवणी को ढोला और मारू की बचपन में हुई शादी के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तब इसी बात से आहत हुई मालवणी एक दूत को बुलाती है। उसे पुंगल की राजकुमारी मारू की खूबसूरती का पता लगाने के लिए भेजती है। अब मालवणी का संदेशा पाकर वह दूत निकल पड़ता है। जब दूत पुंगल पहुंचा तो उसकी नजर मारू पर पड़ती है, और मारू को देखते ही रानी मालवणी का दूत मारू की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है और तुरंत ही नरवर रानी मालवणी के पास पहुंच जाता है। रानी मालवणी उससे पूछती है, तो बताओ कैसी दिखती है मारू? तो दूत ने जवाब दिया, महारानी, मैंने आज तक इतनी सुंदर और इतनी चंचल स्वभाव की नारी को कभी नहीं देखा। मारू इतनी विनम्र और खूबसूरत है कि दुनिया में शायद ही कोई दूसरी महिला गुणों और खूबसूरती में उसकी बराबरी कर सके। अब जैसे ही दूत ने मारू के बारे में ये बखान किया, वैसे ही मालवणी के हाथ पैर फूल जाते हैं। वो घबरा जाती है कि अगर मारू यहाँ आ गई तो मालवणी को अपने पति ढोला से हाथ धोना पड़ेगा, और इसी चिंता और क्रोध के साथ मालवणी अपने सैनिकों को आदेश दे देती है। सैनिकों को आदेश है, पुंगल से आने वाला कोई भी संदेश नरवरगढ़ में प्रवेश न करे। ढोला को किसी भी तरह इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। तो मालवणी के सैनिक इसी काम में लग जाते हैं, और जब भी पुंगल से मारू का संदेश लेकर कोई दूत आता तो मालवणी के सैनिक उसे नरवर पहुंचने से पहले ही रास्ते में मार डालते। लेकिन इधर पुंगल राजकुमारी और चिंता के चलते दिन बदन कमजोर होने लगती है। उसके चेहरे की चमक खोने लगी। सदैव खुश रहने वाली मारू अब दुखी रहने लगी। अब अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मारू के पिता राजा पिंगल ने एक दूसरी तरकीब लड़ाई। उन्होंने पुंगल के एक चतुर ढोली को अपने दरबार में बुलाया और उसे सारी बात बताई। तुम ही हो जो नरवरगढ़ पहुंचकर यह संदेशा राजा ढोला तक पहुंचा सकते हो। वह चतुर ढोली राजकुमारी मारू से मिलकर उससे वादा करता है, मैं आपका संदेश राजा ढोला तक जरूर पहुंचाऊंगा, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाता हूं तो मैं कभी भी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। मारू अपने हाथों से लिखे दोहे ढोली को दे देती है, और अब उस चतुर ढोली को नरवरगढ़ भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती है, और उसे एक भिखारी का रूप देकर पूरी तैयारी के साथ पुंगल से रवाना कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये ढोली नरवरगढ़ के पास पहुंचा तो वहीं पर रास्ते में ढोली को मालवणी के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। ढोली ने एक भिखारी का भेष धारण कर रखा था, जिस कारण मालवणी के सैनिक उसे एक भिखारी समझकर वहां से जाने देते हैं, और इस तरह चतुर ढोली बचते बचाते आखिरकार राजा ढोला के महल के बाहर पहुंच जाता है। और वहां पहुंचकर मारू के लिखे दोहे, जिनमें मारू ने ढोला के लिए संदेश लिखा था, उन दोहों को वह ढोली उसी महल के बाहर खड़े होकर मल्हार राग में जोर जोर से गाने लगता है। और तभी इन दोहों की मधुर आवाज महल में बैठे राजा ढोला के कानों में पड़ती है, और राजा तुरंत ही अपने दूत को आदेश देता है, इस ढोली को महल में लाया जाए। दूत उस ढोली को अपने महल में लेकर आता है। राजा बोला, ढोली, तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? तब ढोली ने गाते हुए साफ शब्दों में राजकुमारी मारू का संदेश ढोला को सुनाया और कहा कि महाराज, आपकी बचपन में जिस मारू से शादी हुई थी वो राजकुमारी मारू अपने ढोला को पल पल याद करके रो रही है। आप बुरे लोगों की बातों में आकर मारू को अपने दिल से मत निकालिए। अब ढोली ने सारी बात राजा को बता दी। अब ढोला ने जैसे ही ढोली का यह बखान सुना तो तुरंत ही ढोला ने ढोली की इस बात की सच्चाई का पता करवाया। तो पता चला कि ढोली की सारी बात सच है। बचपन में ढोला की शादी मारू के साथ हुई थी, और जैसे यह सच्चाई ढोला को पता लगी वैसे ही ढोला के आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। ढोला, मारू, क्या तुम अब भी उस पवन के संग मेरा नाम लेती हो? उधर मारू मन ही मन बोलती है, ढोला, तू वादा करके गया था, लौट आएगा? क्या तेरे वादे की उम्र भी इस रेत की लकीरों सी थी? अगले दिन ढोला तुरंत ही पुंगल के राजा पिंगल तक संदेश पहुंचाता है कि ढोला जल्द ही अपनी मारू को लेने आ रहा है। और जैसे ये खबर मारू तक पहुंचती है वैसे ही मारू खुशी से झूम उड़ती है
उसके चेहरे की चमक लौट आती है। लेकिन इधर रानी मालवणी मारू का नाम सुनना भी नहीं चाहती थी। वह जानती थी ढोला का मन अब मारू की ओर है। मालवणी, राजा, उस रेगिस्तान की लड़की को भूल जाइए। आप अब नरवर के शासक हैं, स्वप्न नहीं। मैं राजा हूं, पर मन तो वही है जो बचपन में था, जिसने एक नाम सीखा था, मारू। जैसे ही ढोला मारू को लेने नरवर गढ़ से निकलने वाला होता है, वैसे ही ढोला की पत्नी मालवणी ढोला को बहाना बनाकर रोक लेती है। मालवणी बोलती है, मारू अब किसी और के संग विवाह कर चुकी है। वह झूठ ढोला के दिल में तीर बनकर ढंस गया। मालवणी नहीं चाहती थी कि मारू नरवर गढ़ आए। अब कुछ वक्त बीतता है और जैसे ही ढोला मारू को लेने के लिए रवाना होता है, वैसे ही मालवणी उसे रोक लेती है। और हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर ढोला को मालवणी रोक लिया करती थी। लेकिन ढोला मारू को देखने के लिए, उससे मिलने के लिए इतना बेताब था कि अब ढोला से रहा नहीं गया और ढोला मालवणी की बात ना मानकर निकल पड़ता है। अपनी मारू को लेने के लिए अब कुछ ही समय में ढोला पहुंच जाता है। जैसे ही ढोला पुंगल पहुंचा तो यहां पर ढोला की बेहद ही अच्छे तरीके से खातिरदारी की जाती है। अब ढोला राजा पिंगल के महल में बैठा इधर उधर नजरें दौड़ाई जा रहा था मारू को देखने के लिए, और तभी उसके सामने पुंगल की राजकुमारी मारू आती है। और जैसे ही राजा ढोला मारू को देखता है, वैसे ही राजा ढोला मारू पर अभिभूत हो जाता है। सामने एक बेहद ही खूबसूरत कन्या खड़ी थी, जिसकी खूबसूरती और नम्र स्वभाव की चर्चा पूरे क्षेत्र में थी। मारू भी अपने पति ढोला का दीदार पाकर खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, समय थम जाता है। मारू, ढोला, तू सच में आ गया? वचन निभाने आया हूं। अब इसके बाद ढोला वहीं पंगल में कुछ दिन मारू के साथ समय व्यतीत करता है और कुछ दिन बाद वहां से रवाना हो जाता है। तो अब राजा पिंगल भी अपनी बेटी और दामाद को अच्छे से विदा करते हैं और उनके साथ राजा पिंगल उस ढोली को भी साथ भेजता है, जिस कारण मारू का संदेशा राजा ढोला तक पहुंचा था। ढोला मारू राजा पिंगल से विदा लेकर अपने काफिले के साथ पुंगल से कुछ दूरी पर जाता है और वैसे ही रास्ते में राजा ढोला का सामना उमरा सुमरा नाम के एक शख्स से होता है, जो ढोला के काफिले को वहीं बीच रास्ते में रोक लेता है। उमरा मारू को देखते ही उस पर मोहित हो जाता है। उमरा मारू को पाना चाहता है और उमरा किसी भी हालत में यह नहीं चाहता था कि ढोला मारू को अपने साथ लेकर नरवर ले जाए। इसी ईर्ष्या के कारण उमरा ने षड्यंत्र रचा कि क्यों ना यही रास्ते में ही राजा ढोला को मार दिया जाए, जिससे मारू मेरी हो जाए। अब अपने षड्यंत्र के चलते उमरा ढोला को बड़े विनम्र स्वभाव से बात करता है और उसके सामने अमल यानी कि अफीम की मनुहार करता है। लेकिन इस अफीम में जहर मिला हुआ था। ढोला भी इस खबर से अनजान था कि इसमें जहर है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वह ढोली अपनी आवाज में जोर जोर से गाने लगता है और बताता है कि उमरा एक शातिर इंसान है जो यह षड्यंत्र रच के ढोला को मारना चाहता है। अब यह बात पता लगते ही मरुस्थल की बेटी मारू ढोला को अपने ऊंट पर सवार कर लेती है और तेज गति से वहां से ढोला को साथ लेकर नरवर की ओर निकल जाते हैं और अपनी बुद्धि और होशियारी से ढोला को वहां से बचा लेती है। ढोला और मारू नरवर गढ़ राजमल पहुंच जाते हैं, जहां पर इनका खूब आदर सत्कार किया जाता है और आखिरकार ढोला की पत्नी मालवणी भी इन दोनों के प्यार के आगे झुक जाती है और खुशी खुशी से मारू को स्वीकार कर लेती है। और अब ढोला भी अपनी दो रानियों के साथ बड़ी ही खुशी से राज करने लगा। यह थी आज की प्यार की वो सच्ची कहानी, जिनके प्यार के गीत आज भी राजस्थान के गांव या शहरी क्षेत्र में शादियों में गाए जाते हैं। और इनका प्रेम इतना खूबसूरत था कि आज भी जब कोई सुंदर प्रेमी जोड़ा दिखाई पड़ता है तो लोग उन्हें प्यार से ढोला मारू कहकर बुलाते हैं।